Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. Last time we started studying bonds and classification of bonds. हमने देखा कि what exactly are bonds, bonds किस टाइप सिक्योरिटीज़ हैं और वो कैसे कंपनीज यूज़ करती हैं फाइनेंसिंग हासिल करने के लिए. बॉन्ड्स आर बेसिकली लोन्स. डेट फाइनेंसिंग को बॉन्ड्स कहा जाता है. और जो बॉन्ड्स में हमने ये देखा कि बॉन्ड्स की बॉन्ड की क्लासिफिकेशन में हमने ये देखा कि बॉन्ड्स की खसूसियात क्या हैं, उनकी लीगैलिटीज़ क्या हैं, कौन से नंबर्स इनमें यूज़ होते हैं. और हमने ये देखा कि कंपनीज बॉन्ड्स क्यों इशू करती है, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन इशूइंग अ बॉन्ड एंड इशूइंग एन इक्विटी. जो मेन चीज़ हमने जिस पे फोकस किया था वो ये था कि बॉन्ड्स जब इशू किए जाते हैं तो उसमें ये होता है कि हम देखते हैं कि जो मेन चीज़ जो डिफरेंस हम देखते हैं वो ये है कि कंपनी जब बॉन्ड्स इशू करती है तो उसको पता होता है कि हमें एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए कुछ पैसे चाहिए और वो हम वापस करके उस बॉन्ड्स को हम बॉन्ड टर्मिनेट कर देंगे और वो बहुत ही लॉन्ग टर्म पे एक रिलेशनशिप नहीं होगा जो हमेशा के लिए चलता रहे, ऐसी कोई चीज़ हो. सो उसमें ये होगा कि अगर हमने बॉन्ड्स इशू किए हैं 1 मिलियन के, तो अगर हमने 2 साल के लिए बॉन्ड्स इशू किए हैं तो 2 साल हम कूपन पेमेंट्स करेंगे और फाइनली हम प्रिंसिपल वापस कर देंगे और हमारा बॉन्ड वहाँ पे क्लोज हो जाएगा. जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास एक्विटीज़ है. एक्विटीज़ में ऐसा होता है कि हम एक्विटीज़ इशू जो करते हैं वो एक लंबे अरसे के लिए होती हैं. लंबे अरसे के लिए इस तरह से कि वो हम एक ओनरशिप स्टेक दे रहे होते हैं. ओनरशिप स्टेक जब देते हैं तो ओनरशिप स्टेक में जो एक्विटी होल्डर्स होते हैं वो आपके साथ ही बिज़नेस में हिस्सेदार बन जाते हैं और दे हैव अ से इन द वर्किंग ऑफ द बिज़नेस. वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू, एनुअल मीटिंग्स के थ्रू अपने कंसर्न से आगाह कर सकते हैं आपको. उसके अलावा जो मेन चीज़ होती है वो ये कि आपकी जो फ्यूचर में जब तक वो शेयर होल्डर रहेंगे तब तक जितने भी प्रॉफिट्स आएंगे वो आपको उनके साथ शेयर करने पड़ेंगे. जो मेन डिसएडवांटेज है बॉन्ड्स का वो ये है कि इन केस योर बिजनेस डजंट वर्क वेल इन 1 ईयर, अगर 1 साल आपको बिजनेस सही नहीं चलता तो उसमें आपको ये करना पड़ेगा कि अगर नहीं चलता तो आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप वापस कर सकें बॉन्ड होल्डर्स को इंटरेस्ट रेट, तो बॉन्ड होल्डर्स आपको बैंकरप्ट करके भी अपने पैसे ले सकते हैं. लेकिन एक्विटी के केस में ऐसा होता है कि अगर आप अपने प्रॉफिट शेयर करें तो अपने लॉसेस भी शेयर करेंगे अपने शेयर होल्डर्स के साथ, बिकॉज दे हैव बॉट एक्विटी स्टेक्स इन द बिजनेस. सो these are some of the main points in this classification. तो हम देख चुके हैं. तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम थोड़ा बॉन्ड वैल्यूएशन पे फोकस करेंगे कि हाउ टू वैल्यू बॉन्ड्स. सो रिमेंबर we did some concepts in capital budgeting and present valuation. मोस्टली वही चीज़ें यहाँ पे रिपीट होंगी इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट. सो बेसिकली मैं जब आपको कैपिटल बजटिंग एंड प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट्स बता रहा था तो इसलिए मैं आपसे कहता कि फोकस ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स बिकॉज दे विल बी यूज अगेन एंड अगेन इन द फ्यूचर. अब वही वाले कॉन्सेप्ट बॉन्ड वैल्यूएशन में भी यूज़ होंगे और एक्विटी वैल्यूएशन में भी यूज़ होंगे. सो जब हम कैपिटल बजटिंग की बात करते हैं और प्रेजेंट वैल्यूज़ की बात करते हैं तो वो एक जनरल फ्रेमवर्क है जो आपके पास आ जाता है, जो आप फ्यूचर में काफ़ी जगहों पे यूज़ कर सकते हैं. सो इसलिए उस फ्रेमवर्क को अंडरस्टैंड करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर वो आप अंडरस्टैंड कर गए तो फिर आपको कोई भी सिचुएशन मिलेगी तो आप उस पर आराम से वो फ्रेमवर्क अप्लाई कर सकेंगे. अभी आप देख लेंगे वही फ्रेमवर्क हम बॉन्ड वैल्यूएशन में भी अप्लाई करेंगे, वही फ्रेमवर्क हम एक्विटीज़ वैल्यूएशन में भी अप्लाई करेंगे, बिकॉज वी आर ओनली इंटरेस्टेड कि कैश फ्लोज कब आ रही हैं, उनकी टाइमिंग क्या है, और अगर हमें एग्जैक्टली पैटर्न पता चल जाए तो वी कैन वैल्यू एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटी. So if you're a bit rusty on capital financing and present values, please revisit previous lectures और उसमें वो concept दोबारा से देख के उनको अच्छी तरह से क्लियर करके examples देख के अगर आप इस bonds valuation पे आएंगे तो you will have a much better time. आपका काफ़ी much better time understanding all these stuff. So let's start. Learning objectives are, after going through this lecture you would be able to have an understanding of the following topic: bonds valuation and theory. In the previous lecture we have studied about bonds and their different characteristics. In this lecture we would study about the bonds valuation and bonds pricing. We use similar tools for the bond valuation which we have studied in capital budgeting. So that's what I'm saying again. इसमें हम बॉन्ड वैल्यूएशन और थ्योरी उसकी सारी देखेंगे कि व्हाट इज़ द थ्योरी बिहाइंड इट. उसमें हम नंबर्स देखेंगे, व्हाट एग्जैक्टली आर द नंबर्स. लेकिन जो मैं आपको मेन चीज़ बता रहा हूँ, इन दिस लेक्चर वी वुड स्टडी अबाउट द बॉन्ड वैल्यूएशन एंड बॉन्ड प्राइसिंग. हम बॉन्ड वैल्यूएशन और बॉन्ड प्राइसिंग के बारे में पढ़ेंगे. वी यूज सिमिलर टूल्स फॉर द बॉन्ड वैल्यूएशन विच वी हैव स्टडीड इन कैपिटल बजटिंग. हम सिमिलर टूल्स यूज़ करेंगे जो हमने कैपिटल बजटिंग में देखें. सो आई होप दैट द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर इन योर माइंड.
इफ़ नॉट लेट्स रिविजिट देम, आप उनको दोबारा से देख के आएँ, और यहाँ पे भी काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट होंगी. सो लेट्स सी. So before we actually start on the valuation of the bonds, I just want to finalize some stuff about the types of bonds and stuff. Types of bonds कौन सी होती हैं? Mortgage bonds हैं, mortgage bond backed and secured by real assets. जो mortgage bonds होते हैं वो backed by secured and real assets. Obviously अगर हमने mortgage bonds issue किए तो हमने उनको जो उसके लिए collateral रखा हुआ है वो real asset कोई होगा. रियल एसेट होगा वो एज ए गारंटी होता है, एज ए सिक्योरिटी होता है कि अगर हम आपको पे बैक ना कर सकें तो आप इस एसेट को बेच के अपने पैसे पूरे कर सकते हैं. ये कॉन्सेप्ट हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. सबऑर्डिनेटेड डेट एंड जनरल क्रेडिट, लोअर रैंक इन क्लेम्स इन मॉर्गेज बॉन्ड्स. जो सबऑर्डिनेटेड डेट होता है, जनरल क्रेडिट होता है, उसका जो रैंक होता है वो मॉर्गेज बॉन्ड से कम होता है, इसकी सिक्योरिटी जो होती है वो भी से कम होती है. सो द बेस्ट काइंड ऑफ मॉर्गेजेस आर विच आर बैक्ड बाय रियल एसेट्स. जो सबऑर्डिनेटेड डेट होता है वो जनरल क्रेडिट होता है, उसका लोअर रैंक होता है, और जो क्लेम है वो सेकंड क्लेम होता है, फर्स्ट क्लेम नहीं होता ऑन द मॉर्गेज ऑन द रियल एसेट. उसके बाद डिबेंचर्स आ जाते हैं. डिबेंचर्स दीज आर नॉट सिक्योर्ड बाय रियल प्रॉपर्टी, रिस्की, दैट्स व्हाई दे आर रिस्की. ऑब्वियसली देखें पर्सनल गारंटीज़ तो हो सकती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, और इस तरह की चीज़ें कॉर्पोरेट गारंटीज़ भी होती हैं, लेकिन अगर कोई कोलैटरल नहीं है देन इट बिकम्स प्रॉब्लमैटिक वंस द कंपनी फेल्स, या फिर आपको कोई कंपनी डिफॉल्ट करती है तो फिर इट गेट्स वेरी हार्ड टू गेट योर मनी अगर आपका कोलैटरल सही कोलैटरल मौजूद नहीं है. सो डिबेंचर्स आर मोर रिस्की. फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, सो जो हमने एग्जांपल्स अभी तक डिस्कस किए, हमने फिक्स रेट बॉन्ड की गई हैं कि बॉन्ड का जो रेट होता है पेमेंट का वो फिक्स होता है. अब हम बात करके देखते हैं कि व्हाट इज फ्लोटिंग रेट बॉन्ड. It is defined as a type of bond bearing a yield that may rise and fall within a specific range according to the fluctuation in the market. This bond has been used in housing bond market. देखिए इस पे जो हमारा इंटरेस्ट रेट होता है वो जो है वो हम मार्केट रेट के साथ रखते हैं कि अगर मार्केट रेट बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगा, मार्केट रेट कम होगा तो इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा. सो दिस इज अगेन मोर रिस्की फॉर द इशूअर, इसलिए कि इंटरेस्ट रेट बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है. अगर कम हो जाए इट्स गुड फॉर द इशूअर, अगर ज़्यादा हो जाए तो इट्स बैड फॉर द इशूअर. सो इट्स अ डबल एजेड काइंड ऑफ थिंग कि इसमें कुछ फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है. सो इसलिए इट इज़ मोर रिस्की. यूरो बॉन्ड्स, इट इज़ इशूड फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री. अगर किसी फॉरेन कंट्री कोई बॉन्ड इशू करती है तो उसको यूरो बॉन्ड कहते हैं. ज़ीरो बॉन्ड एंड लो कूपन बॉन्ड्स. अब ज़ीरो बॉन्ड और लो कूपन बॉन्ड्स भी कुछ बॉन्ड होते हैं, इसके नो रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट, इसमें जो कोई रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं होती, ये लेंडर के लिए फ़ायदा होता है. नॉट कॉलेबल फॉर इन्वेस्टर्स. कॉलेबल से क्या मुराद है, अभी मैं थोड़ी डिटेल में आगे जाता हूँ तो बताता हूँ व्हाट एग्जैक्टली इज अ कॉलेबल बॉन्ड. अभी हम आगे जाके देखते हैं. वैसे एक जनरल आइडिया कॉलेबल बॉन्ड्स का होता है कि जब आपका कोई ऐसा फ्लोटिंग रेट, आपका इंटरेस्ट रेट ऐसा है बॉन्ड्स का, आपने कोई बॉन्ड्स इशू किए हैं, जब वो बॉन्ड आपने इशू किए थे तो मार्केट रेट जो 15% पे इशू किए हैं, लेकिन बाद में अगर रेट कम हो जाता है तो आप उन बॉन्ड्स को कॉल कर लेते हैं वापस. तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है, बट आई एम नॉट गोइंग टू इनटू डिटेल ऑफ दैट. मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में जब हम आगे जाएँ तो इस चीज़ को हम देखें. Junk bonds and high yield bonds. Corporations that are small in size or lack an established operating track record are also likely to be considered speculative grade. लेकिन जो छोटी कॉर्पोरेशंस हैं और उनका एस्टेब्लिश नहीं है, उनका ऑपरेटिंग ट्रैक उस तरह से नहीं है, तो आर आल्सो लाइकली टू बी कंसिडर्ड स्पेकुलेटिव ग्रेड. उनको स्पेकुलेटिव ग्रेड में होती हैं वो. जंक बॉन्ड्स आर मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद कॉर्पोरेट इशूअर्स. दे आर हाई रिस्क डेट विद हाई रेटिंग they are high risk with rating below BB by S&P. देखिए जंक बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स होते हैं जो ऑब्वियसली रिस्की ज़्यादा होते हैं और इनकी रेटिंग जो होती है वो BB से कम होती है. जंक बॉन्ड्स जो होते हैं इन पे रेट ऑफ रिटर्न हाई होता है बिकॉज, और ऑब्वियसली अगर एक चीज़ ज़्यादा रिस्की है तो जो इन्वेस्टर जिसमें इन्वेस्ट कर रहा है वो जो रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर करेगा वो भी ज़्यादा हाई होगा. सो दैट्स वाई दे हैव अ हाई रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. और कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं विच आर लुकिंग फॉर हाई यील्ड, जिनको हाई रेट ऑफ रिटर्न चाहिए होता है, बट ऑब्वियसली दे आर टेकिंग द रिस्क एज वेल विद दैट. Convertible bonds. What are convertible bonds? A convertible bond is a bond
which can be converted into company's common stock. You can exercise the convertible bond and exchange the bond into a predetermined amount of share in the company. The conversion ratio can vary from bond to bond. कन्वर्टेबल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो आप वैसे तो रख सकते हैं अपने पास, लेकिन आप उसको या तो किसी फ्यूचर टाइम में या फिर कभी भी, मतलब ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशन में डिपेंड करता है, आप उसको कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो ऑब्वियसली इसमें फिर ऑब्वियसली कन्वर्टेबल बॉन्ड में डेट की खसूसियात भी आती हैं, कुछ इक्विटी की खसूसियात भी आती हैं. कन्वर्जन रेशियो में वेरी फ्रॉम बॉन्ड टू बॉन्ड. जो कन्वर्जन रेशियो होती है कि एक अगर आपके पास एक बॉन्ड है तो वो कितने शेयर्स में कन्वर्ट होगा, या फिर 1000 बॉन्ड है वो कितने शेयर्स में कन्वर्ट होगा, ये रेशियो पहले से डिसाइड कर लेते हैं जब आप कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करते हैं, ताकि बाद में इसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो. You can find the terms of convertible such as the exact number of shares or the method of determining how many shares the bond is converted into in the indenture. जैसा कि मैं आपको बताया था, इंडेंचर में हम ये इंडेंचर जो इंडेंचर के पार्ट में हम ये सब चीज़ें फाइंड कर सकते हैं कि कौन से एग्जैक्ट नंबर ऑफ शेयर्स और द मेथड ऑफ डिटर्मिनिंग हाउ मेनी शेयर्स द बॉन्ड्स इज कन्वर्टेड इनटू, कि कितने शेयर्स में बॉन्ड्स हमारे कन्वर्ट हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल अ कन्वर्जन रेशियो ऑफ 40:1 मींस दैट फॉर एवरी बॉन्ड with ₹1000 par value you hold, you can exchange it for 40 shares of the stock. So जैसा कि बताएं 40:1 जो कन्वर्जन रेशियो हुई है कि 1000 पार वैल्यू का अगर आपके पास आप एक बॉन्ड शेयर में कन्वर्ट करते हैं तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको 40 ऑर्डिनरी शेयर्स मिलेंगे उस कंपनी के. Occasionally the indenture might have a provision that states that conversion ratio will change through the years, but this is rare. कन्वर्जन रेशियो ये भी हम बता सकते हैं कि फ्यूचर में हो सकता है कि अभी हम कुछ और रखिए, फ्यूचर में कुछ चेंज करेंगे, और ये अपने नेचर में पहले से ही बता देते हैं, लेकिन ये काफ़ी रेयर. Convertibles typically offer lower yield than a regular bond because there is an option to convert the shares into stock and collect the capital gain. जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स के ऊपर यील्ड होती है वो टिपिकली लो होती है रेगुलर बॉन्ड से, बिकॉज इन बॉन्ड्स में एक ऑप्शन है कि आप उनको इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऑब्वियसली जब बॉन्ड होल्डर्स लो रेट ऑफ रिटर्न इस पे लेने के लिए तैयार हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि उनके पास एक ऑप्शन ये भी है, अगर कंपनी की हमने उन कंपनी को कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू तो किया हुआ है, कंपनी ने हमें कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किया हुआ है, हम इसके हम कंपनी से कूपन पेमेंट्स ले सकते हैं. लेकिन अगर हम देखते हैं कि कंपनी की इक्विटी जो है वो काफ़ी वैल्यू उसकी इंक्रीज़ हो रही है, तो अगर हम उस तरफ जाना चाहते हैं तो हम वो कंपनी के शेयर्स लेके उनको सेल करके उस पर कैपिटल गेंस ले सकते हैं. सो देयर कैन बी मेनी अदर पर्पसेस एज वेल, लेकिन ये एक फ़ायदा है जिसकी वजह से हम विच गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू कन्वर्ट द बॉन्ड्स इनटू इक्विटी. सो दैट्स वाई जो उनके ऊपर यील्ड होती है वो नॉर्मल बॉन्ड से कम होती है. बट शुड द कंपनी गो bankrupt, convertibles are ranked the same as regular bonds, so you have a better chance of getting some of your money back. देखिए आपके पास एक ऑप्शन आ गया कि आप उनको कन्वर्ट करते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स में, लेकिन अगर आपको लगता है कंपनी की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है तो आप इसको कन्वर्टेबल को बॉन्ड्स में ही रखते हैं, ताकि इसलिए आपका फिर बेटर चांस होता है पैसे मिलने का, बिकॉज कंपनी के जब एसेट्स बिकेंगे तो सबसे पहले बॉन्ड होल्डर्स को पैसा दिया जाएगा. सो these are the various repercussions of all this. Basic principles behind valuation of direct claim securities. Value of a direct claim security such as a bond derives from direct cash flows in the form of coupon receipts and par recovery at maturity. So as I've talked about it before, direct claim securities की जो वैल्यू आएगी वो फ्यूचर कैश फ्लो से आएगी, और बॉन्ड के केस में जब हम कैश फ्लोज देखते हैं तो देयर आर टू कैश फ्लोज. वन कैश फ्लो इज कूपन रिसीट्स, के जो हमें कूपन रेट्स मिलेंगे ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द बॉन्ड, और उसके बाद पार रिकवरी जो फाइनली हमें पार वैल्यू वापस मिल जाएगी. The value of the bond is directly tied to the value of underlying real assets of the business whose operations generate cash receipts from the sale of goods and services. लास्ट लेक्चर में मैंने एग्जांपल देखी जिसके अंदर एक कंपनी 1 मिलियन के बॉन्ड्स इशू करती है, और जब 1 मिलियन के बॉन्ड्स उसके 1 मिलियन रुपीज़ उसके पास आ जाते हैं तो उससे वो नए एसेट्स बाय करती है जिससे कैश फ्लो होते हैं. नए एसेट्स में उन्होंने कुछ मशीनरी खरीदी जिसकी वजह से ज़्यादा कपड़ा प्रोड्यूस होना शुरू हुआ, और ज़्यादा कपड़ा प्रोड्यूस होने की वजह से they earn more cash flows. So
सो इसमें एक जो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो दैट्स द सेम थिंग, द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज डायरेक्टली टाइड टू द वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंग रियल एसेट्स ऑफ द बिजनेस. ऑब्वियसली जो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है इट्स डायरेक्टली टाइड to the value of the underlying real assets of the business whose operations generate cash receipts from sales of goods and services. अब उनके operations की वजह से जो cash आएगा वही bond holders को मिलेगा. So it is directly related to the value of the underlying real assets of the business. It means that income from the bond starts from real assets. The coupon payments made by the company are generated from cash flows from the real assets of the company. एज आई जस्ट सेड कि जो कूपन पेमेंट्स हो रही हैं वो उस कैश फ्लो से पे की जा रही हैं जो भी हमने एक एसेट बाय की है बॉन्ड इशू करने के बाद, और उससे जो एक्स्ट्रा कैश फ्लोज जनरेट हो रही हैं उससे हम कूपन पेमेंट्स करते हैं और फाइनली प्रिंसिपल पेमेंट पे. नाउ वी कुड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड बाय यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला दैट वी हैव स्टडीड इन द कैपिटल बजटिंग. सो अब हम वैल्यू देखें. अब आपको थोड़ी सी इंडिकेशन तो हो ही गया होगा कि हाउ टू वैल्यू बॉन्ड्स, बिकॉज आपको उनकी कैश फ्लोज का पता चलना शुरू हो गया. एक आइडिया तो हो गया है कि सबसे पहले आपको कुछ अरसे तक कुछ कैश फ्लो मिलेगी और फाइनली आपकी रकम आपको वापस मिल जाएगी. दैट इज़ जस्ट लाइक अ सिंपल लोन. और हमने काफ़ी सारी इस तरह की वैल्यूएशन कैपिटल बजटिंग में की है. और नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड टू वैल्यू बॉन्ड्स. We would calculate the value of the bond by using net present value or present value formula. I hope you remember those ideas and I would like to reiterate again कि जो भी हम चीज़ें एक दफ़ा पढ़ लेंगे वो बार बार आगे यूज़ होंगी. एंड प्रेजेंट वैल्यूज़ एंड कैपिटल बजटिंग में मैंने आपको बार बार कहा था कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं ये आगे काफ़ी दफ़ा यूज़ होने वाली हैं. तो इस वजह से आई वुड रियली लाइक यू टू फोकस ऑन दैट. एंड इफ़ यू आर बिट रस्टी ऑन दैट, गो बैक टू द लास्ट लेक्चर्स, वहाँ से देख के दोबारा आए और उसके बाद आपको काफ़ी आसानी होगी ये अंडरस्टैंड करने में. दैट इज़ कॉल्ड द फेयर और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड. जो वैल्यू हम इस तरह से फाइंड करेंगे उसको फेयर या इंट्रिंसिक वैल्यू कहेंगे. दिस विल बी द फेयर इंट्रिंसिक वैल्यू. इसके अलावा एक मार्केट वैल्यू होगी जो मार्केट में बॉन्ड की वैल्यू होगी. इसके अलावा एक पार या फेस वैल्यू होती है जो बॉन्ड के ऊपर प्रिंट हुई भी होती है कि दिस इज़ द पार वैल्यू यू विल गेट, दैट इज़ द नॉमिनल वैल्यू. अभी हम फिलहाल फेयर और इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड फाइंड करेंगे. We compare the fair value with the market value of the bond. Whether there is a difference between the fair value and the market value of the bond. हम ये देखेंगे कि fair value और market value में कोई difference है. अगर difference है तो उसकी क्या repercussions हैं. Let's review the present value formula for bond in detail. पहले हम थोड़ा सा review कर लेते हैं. अगर आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी रस्ती हैं तो आपको काफ़ी clear हो जाएंगी. The relationship between present value and net present value is equal. Net present value is equal to minus I naught plus PV. Minus I naught से मुराद है कि जो हमने initial investment की उसके बाद present value of all the future cash flows, all the future cash flows which we are going to get. If this is a positive number, then we have a positive net present value. If this is equal to 0, then we are breaking even. If this is less than 0, then we have negative net present value. That means that it's not worth it to invest in this project. To maximize shareholders' value, we need to invest in projects with positive net present value. When we talk about present value, it is equal to net present value plus initial investment. जब हम present value की बात करते हैं तो it is equal to net present value plus initial investment. ये algebraically अगर हम देखें तो हम इस टर्म को यहाँ पे भी दोनों साइड पे प्लस कर सकते हैं और एक ही टर्म जब दोनों साइड पे प्लस होगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो फिर NPV प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट और यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू NPV प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट. दैट्स व्हाट इट इज सेइंग. व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट वैल्यू, इट इज इक्वल टू नेट प्रेजेंट वैल्यू प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट. We calculate the present value of the direct claim securities because it gives us intrinsic value of that direct claim security should be. हम present value कैलकुलेट करते हैं direct claim securities because हमें पता चलता है कि वो हमें बताती है कि intrinsic value असल में है क्या इन securities की. It is a starting point of comparing them. ये starting point होता है जिस पे हम compare करते हैं इनको. So present value formula for you again. Present value is equal to अब जितनी so this is cash flow and summation का साइन है T is equal to 1 to n. So T जितनी भी cash flows आ रही हैं वो सारी यहाँ पे आएंगी divided by 1 plus RD
और यहाँ पे हमारे पास टी आ रहा है और टी चेंज होगा। अगर 1 साल है तो 1 साल के बाद कैश फ्लो आ रही है तो इट्स 1, अगर 2 के बाद आ रही है तो इट्स 2। दिस इज अगर हम इसको थोड़ा सा और इवेलुएट करते हैं, CF1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस RD रेज़ टू पावर 1 है, 1 लिखे ना लिखे उसको फर्क नहीं पड़ता, प्लस CFN डिवाइड बाई 1 प्लस RD रेज़ टू पावर 2। वैसे ये चलते चलते CFN 1 प्लस RD रेज़ टू पावर n तक जाएगा। और लास्ट ईयर में देखें तो हम पार जो हमें फेस वैल्यू है वो वापस मिलेगी जब, तो पार लास्ट ईयर में मिल रही है इसलिए उसको हम डिस्काउंट करेंगे बाय द लास्ट ईयर डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट तो वही होगा लेकिन उसकी जो रेज़ टू पावर होगी वो n होगी, जो पावर होगी उसकी n होगी, बिकॉज वो लास्ट ईयर से डिस्काउंट करके हम यहाँ पे ला रहे हैं। सो इस फार्मूले के थ्रू हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे टू फाइंड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। इन दिस फार्मूला PV is equal to intrinsic value of the bond or fair price in rupees paid to invest in the bond। इस फार्मूले में PV इंट्रिंसिक वैल्यू होगी बॉन्ड की और फेयर प्राइस इन रुपीस पेड टू इन्वेस्ट इन द बॉन्ड। इट इज द एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल प्राइस एंड नॉट द एक्चुअल मार्केट प्राइस। देखिए ये एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल प्राइस है, इट्स नॉट द एक्चुअल मार्केट प्राइस। इसके अलावा एक फेस वैल्यू भी होगी और एक मार्केट प्राइस भी होगी, और हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इनको कंपेयर करके हम क्या एनालिसिस कर सकते हैं। RD, दिस इज RD, it is very important term which you should understand carefully. It is bondholders and investors required rate of return for investing in bonds that, as conservative, you can choose minimum interest rate. It is derived from macroeconomic market interest rate, different from coupon rate. Right, देखिए ये बॉन्ड होल्डर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा। बेसिकली जो बॉन्ड होल्डर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होगा वो डिपेंड करेगा कि बॉन्ड होल्डर किस रेट पे उस कंपनी को देना चाहता है, और कंपनी ये एक्सपेक्ट करके उस डिस्काउंट रेट को सेट करती है। इट इज़ राइट फ्रॉम द मैक्रो इकोनॉमिक और मार्केट इंटरेस्ट रेट। जो मार्केट इंटरेस्ट रेट आपका मार्केट में प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट होगा उससे ड्राइव होगा। अगर रिस्क फ्री सिक्योरिटी पे कुछ इंटरेस्ट रेट है तो ऑब्वियसली इट विल बी हाई फ्रॉम द रिस्क फ्री सिक्योरिटी, बिकॉज रिस्क फ्री बॉन्ड्स आर मच मोर रिस्कियर देन अ रिस्क फ्री सिक्योरिटी। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है किसी भी मुल्क में उसको रिस्क फ्री सिक्योरिटी कहते हैं। तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द रिस्क फ्री रेट, और उसके हमेशा ऊपर सेट होगा बॉन्ड रेट, बिकॉज दीज आर मोर रिस्कियर देन द रिस्क फ्री रेट्स, रिस्क फ्री सिक्योरिटी सॉरी। रिकॉल मैक्रोइकोनॉमिक और मार्केट इंटरेस्ट रेट। मार्केट इंटरेस्ट हमने फाइंड किया था, इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट रेट ऑन रिस्क फ्री सिक्योरिटीज प्लस जी को हमारा इन्फ्लेशन था, प्लस डिफॉल्ट रिस्क, प्लस मार्केट रिस्क, प्लस लिक्विडिटी रिस्क, प्लस sovereign risk. So there are many kinds of risk. अगर if you want to have a look at this equation again, go back to the last lectures, उसमें हमने डिटेल में देखा था कि इंटरेस्ट रेट किन किन चीज़ों पे कैसे डिपेंड करता है। We discussed each part of this equation in detail. So if you would like to have a look again, just go back to the last lectures and you will find it there. थर्ड चीज़ जो हम देखते हैं उसमें कैश फ्लोज आ रहे हैं। CF कैश फ्लो इज इक्वल टू कूपन रिसीट वैल्यू इन रुपीज़ इज इक्वल टू कूपन इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू। जो भी कूपन इंटरेस्ट रेट होगा, अगर हमने 15% इंटरेस्ट रेट सेट किया है और उसको मल्टीप्लाएंगे पार वैल्यू से, पार वैल्यू अगर 1000 है तो हमारा कूपन 150 होगा। रिप्रेजेंट कैश रिसीट्स और इनफ्लोज फॉर बॉन्ड होल्डर्स इन्वेस्टर्स। जो कैश रिसीट्स बॉन्ड होल्डर्स इन्वेस्टर्स को मिलेंगी ऑफन टाइम्स इन एन्युटी पैटर्न। इसका एक एन्युटी पैटर्न इसलिए होता है कि आपको हमने 15% इंटरेस्ट कर लिया, अगर 5 साल के लिए किया तो ऑब्वियसली पहले साल भी आपको 1000 आपकी पार वैल्यू अगर और 15% ये है तो पहले साल भी 150, सेकंड साल भी 150, थर्ड भी 150, फोर्थ भी 150। तो एन्युटीज़ में भी ऐसे ही हो रहा था कि जो आपकी पेमेंट्स आ रही थी आपसे जा रही हैं वो सेम होती हैं, वो सेम पेमेंट आ रही होती है जा रही होती है, तो वो उसका एक लिमिटेड पीरियड होता है। अगर लिमिटेड पीरियड ना हो, अनलिमिटेड पीरियड के लिए इनफाइनाइटली आगे जा रही हो तो दैट इज़ कॉल्ड अ परपेचुइटी। बट अभी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि दिस ऑफन टाइम्स दिस इज एन एन्युटी पैटर्न। बॉन्ड्स में जो इस तरह का जो पैटर्न होता है वो एन्युटी पैटर्न होता है। कूपन रेट ड्राइव फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक और मार्केट इंटरेस्ट रेट। अब वही कूपन रेट वही रेट है जो हम पहले डिस्कस किया। कूपन रेट इज ड्राइव फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक और मार्केट इंटरेस्ट रेट्स। The future cash flow from a bond are simply the regular coupon cash receipt cash inflows over the life of the bond. But at maturity date there are two cash flows. देखिए जब तक
हम लास्ट ईयर तक नहीं पहुंचते जब हमारा बॉन्ड, अगर हमने देखा है कि हमने एक बॉन्ड के एक कंपनी ने बॉन्ड इशू किया 3 साल के लिए, तो पहले साल आपको सिर्फ कूपन पेमेंट मिलेगी 150। अगर हम ये केस डिस्कस करते हैं कि 1000 फेस वैल्यू है और 15% कूपन रेट है, तो 150 पहले साल मिलेगी 3 साल के लिए। मेच्योर देख लें, पहले साल आपको 150, सेकेंड ईयर आपको 150 मिलेंगे, थर्ड ईयर आपको 150 मिलेंगे, लेकिन आपको जो फेस वैल्यू वो भी वापस करनी है। सो 1000 उसके अलावा आपने वापस करना है। सो अब जो ये तीनों आ रही हैं, पहले साल की जो आपके पास रकम आई है उसको आपने 1 साल के डिस्काउंट रेट पे आपने उसको प्रेजेंट वैल्यू में लेके आना है, और दूसरे को दूसरे साल के डिस्काउंट रेट पे डिस्काउंट करना है। तीसरी में जो 2 पेमेंट्स आई हैं उन दोनों को मिला के यहाँ पे डिस्काउंट के पीछे लेके आएंगे टू फाइंड द इंट्रिंसिक वैल्यू। देखिए, बट एट मेच्योरिटी डेट देयर आर 2 कैश फ्लोज, द कूपन रिसीट एंड द रिकवर्ड पार और फेस वैल्यू और प्रिंसिपल। N is equal to maturity or life of the bond in years. N की जब हम बात करते हैं, it's maturity or life of the bonds in years. In the next lectures, you would study that how the required rate of return is related to market rate of return. तो अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे। The fair value of the bond is the value that we expect the bond to be. We have to compare this value to the actual price of the bond in the market. So fair value हमें हमारे एनालिसिस के मुताबिक बताती है कि क्या हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं बॉन्ड प्राइस टू बी, और उसको हम कंपेयर करते हैं मार्केट वैल्यू के साथ इन ऑर्डर टू डू आवर कंप्लीट आवर एनालिसिस। द एक्चुअल प्राइस ऑफ द बॉन्ड मार्केट वैल्यू वेरीज ऑन सप्लाई एंड डिमांड ऑफ द बॉन्ड इन द मार्केट एंड इट विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट रेट इन द बॉन्ड। जो एक्चुअल प्राइस होगी बॉन्ड की वो वेरी करेगी, डिमांड एंड सप्लाई भी डिपेंड करेगी मार्केट में, एंड इट विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट रेट इन द बॉन्ड। और वो जो इंटरेस्ट रेट है बॉन्ड का उसके ऊपर भी डिपेंड करती है। सो विल सी कि ये सब होता कैसे। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव कंपैरिजन वी डिसाइड वेदर टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर बॉन्ड और नॉट। हम इस कंपैरिजन की बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्ट करना है हमने बॉन्ड में कि नहीं करना। द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिवेलिंग इन द मार्केट इफेक्ट्स प्राइस ऑफ द बॉन्ड। जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट के अंदर होता है उसका फर्क पड़ता है बॉन्ड की प्राइस के ऊपर, because market rate of return will have an impact on RD। जैसे कि जो market rate of return होगा उसका impact होगा RD के ऊपर। RD जो आपका required rate of return of the bond holder है, which is the required rate of return expected by the investors of the bond holders। So this is RD। मैं equation में आपको दोबारा बता देता हूँ। This is RD। market rate of return अगर चेंज होता है तो उसका impact होता है RD के ऊपर। RD के ऊपर impact होगा तो obviously आपके सारे numbers चेंज हो जाएंगे। So इस वजह से market rate of return affects RD, that's why it has an impact on the required rate of return by the investor, expected by the investor. When market interest rate, that is investors required rate of return, increases, the value of the bond decreases. Check using the formula, this is known as interest rate risk। देखिए, जब मार्केट रेट इंक्रीज होगा, जब मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है इन्वेस्टर का वो भी इंक्रीज हो जाएगा। जब वो इंक्रीज होगा तो प्राइस ऑफ द बॉन्ड डिक्रीज हो जाएगी। ये बड़ा आसान है, हम फार्मूले से अगर देखते हैं, अगर मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीज हुआ है तो आपकी जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है डेट बॉन्ड होल्डर का वो इंक्रीज हो जाएगा। जब ये इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली आपकी प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए डिस्काउंट रेट आपका इंक्रीज हो रहा है और ये हर जगह पे ये आ रहा है, तो ये इंक्रीज होने की वजह से आपकी जो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड है वो डिक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड विल डिक्रीज। चेक यूजिंग द फार्मूला, आई जस्ट शोड यू द फार्मूला, दिस इज नोन एज इंटरेस्ट रेट रिस्क। सो देखिए, मार्केट का इंटरेस्ट रेट तो आगे इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है कॉन्स्टेंटली, और जिसकी वजह से आपकी बॉन्ड की प्राइस पे फर्क पड़ेगा, और दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इंटरेस्ट रेट रिस्क। देयर इज अ सिंपल रिलेशनशिप बिटवीन RD which will rise and fall with the general interest rate rate is in the denominator of the equation। तो जैसा कि हमने देखा कि RD जो डिपेंड करता है जनरल इंटरेस्ट रेट के साथ वो इंक्रीज होगा और डिक्रीज भी होगा, एंड वो डिनोमिनेटर ऑफ इक्वेशन में, डिनोमिनेटर में जो भी चीज़ डिनोमिनेटर में होती है, नोमिनेटर होता है जो आपकी फ्रैक्शन के ऊपर होता है और डिनोमिनेटर होता है जो फ्रैक्शन के नीचे होता है। तो जो डिनोमिनेटर में इंक्रीज से ओवरऑल आपकी जो भी वैल्यू होती है वो डिक्रीज, वो इन्वर्स रिलेशन होती है आपकी प्रेजेंट वैल्यू के साथ। तो जैसे ही आपका ये वाला इंक्रीज होगा आपकी ओवरऑल जो बॉन्ड की वैल्यू डिक्रीज करेगी। सो व्हेन द इंटरेस्ट रेट इन द डिनोमिनेटर गोज अप, द प्रेजेंट वैल्यू प्राइस विल डिक्रीज। When the market interest rate have went behind the coupon interest rate, as the coupon interest rate has been fixed by the bond issuer, the issuer have to pay that rate, but the market fluctuates on daily and hourly basis.
देखिए जब मार्केट इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है कूपन इंटरेस्ट रेट, लेकिन हमने कूपन इंटरेस्ट रेट 15 सेट किया, जब मार्केट इंटरेस्ट रेट के इक्विवेलेंट हमने 15 सेट कर लिया, लेकिन अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो मार्केट इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है तो तब भी हमें कूपन इंटरेस्ट रेट तो वही पे करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग फॉर फ्लोटिंग रेट। अगर हम फिक्स रेट पे हमने सिक्योरिटीज इशू कर दी हैं तो हमें वो रेट पे करना पड़ेगा। The issuer have to pay the rate, but the market fluctuates on a daily and hourly basis. मार्केट में इंटरेस्ट रेट डेली hourly basis चेंज होता है, लेकिन बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट अगर वो फिक्स इंटरेस्ट रेट पे हमने इशू कर दिए फिर वो हो सकता है 3 साल चेंज ना हो या 2 साल चेंज ना हो, लेकिन मार्केट विल कीप ऑन चेंजिंग एंड that is risky. So when market interest rate is less than coupon interest rate, market value of the bond is greater than par. देखें जब मार्केट इंटरेस्ट रेट कम होता है कूपन के इंटरेस्ट रेट, देन मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज ग्रेटर देन पार वैल्यू। तो फिर मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड ज़्यादा होगी, फिर इन्वेस्टर्स के लिए वो एक अच्छी सिचुएशन है कि मार्केट पे जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो कम है और जो बॉन्ड्स पे उन्हें इंटरेस्ट रेट है मिल रहा है वो ज़्यादा है। सो दैट्स वाई द मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज ग्रेटर देन पार वैल्यू, बिकॉज व्हेन द मार्केट इज ऑफरिंग लो रेट ऑफ रिटर्न then the bond become valuable. This is known as premium bond. This is known as premium bond. If required rate of return is equal to coupon rate, then the market value is equal to par value. अब required rate of return जब है वो coupon rate के बिल्कुल equal है तो market value par value के बिल्कुल equal होगी. Check using the formula. As maturity date approaches, market value of the bond will approach its par value. जब मेच्योरिटी डेट के हम करीब जैसे जैसे आना शुरू होते हैं तो जो उसकी मार्केट वैल्यू है वो अप्रोच करती है पार वैल्यू को। ऑब्वियसली इसलिए कि वो एंड होने वाला है, जब एंड होने के करीब आता है तो आपको सिर्फ एक कूपन पेमेंट मिलनी है और आपको वो पैसे वापस मिलने हैं, तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो पार वैल्यू के ऑलमोस्ट इक्वल रहती है। नोट मार्केट रेट वेरीज बट कूपन रेट इज फिक्स्ड। बॉन्ड्स हैव द लिमिटेड लाइफ, and as the life of a bond expires, the bond approaches its maturity date, the market value of the bond approaches to the par value of the bond. That's what we have done before. Right, so there are some theories of bond pricing. So हम देख लेते हैं कि क्या है। Long bond risk theory. Long bond risk theory. Interest rate risk for the long term bond, that is the 10-year bond, is more than the interest rate risk for the short term bond, that is the 1-year bond, provided the coupon rate of the bond is similar. देखिए अगर कूपन रेट लॉन्ग टर्म बॉन्ड और शॉर्ट टर्म बॉन्ड का सिमिलर होगा तो जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड है उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट रिस्क होगा एज कम्पेयर टू द शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स। लेट्स सी व्हाई। When investor buys a long term bond, he is locked in investment for long term period. There are more chances of fluctuation in interest rate and inflation rate. देखिए अगर हमने एक कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म बॉन्ड बाय करता है तो ही टेक्स अ रिस्क, इसलिए उस दौरान के मार्केट इंटरेस्ट रेट काफ़ी दफ़ा बढ़ सकता है, कम हो सकता है। इसके अलावा इन्फ्लेशन भी काफ़ी बढ़ सकती है, कम हो सकती है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स इन्फ्लेशन इंक्रीज ही होती है। इसलिए जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड है वो ज़्यादा रिस्की होता है। ऑब्वियसली 1 साल के बाद अगर आपको पेमेंट वापस मिल जाती है तो आप इन्फ्लेशन से इतना इफेक्ट नहीं होंगे, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट से उतना इफेक्ट नहीं होंगे। अगर आपको 10 साल के बाद अपनी पेमेंट वापस मिले तो ऑब्वियसली आप इन्फ्लेशन से भी बहुत इफेक्ट हो रहे हैं और आपके पास एक लंबा पीरियड है जिसमें आप इंटरेस्ट रेट मूवमेंट से भी ज़्यादा इफेक्ट होंगे। सो द इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंजेस ऑन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स इज ग्रेटर। सो द इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंजेस ऑन लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स ग्रेटर। ठीक है, जो इम्पैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंज होगा लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में ज़्यादा होगा। Long-term bonds price fluctuates more because their coupon rates are fixed or locked for a long period of time, even though market interest rates are fluctuating daily. Therefore, the price of long-term bonds has to be constantly keep adjusting. देखिए लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की जो प्राइस होती है वो फ्लक्चुएट करती रहती है, बिकॉज जो उनके ऊपर इंटरेस्ट रेट होता है अगर वो 15% है या 16 या 20% है वो फिक्स होता है, लेकिन मार्केट इंटरेस्ट रेट हमारा फ्लक्चुएट करता रहता है डेली। Therefore, the price of the long-term bonds has to constantly keep adjusting. So जो लॉन्ग टर्म बॉन्ड की प्राइस है उसको constantly एडजस्ट करना पड़ता है। Price of the long-term bonds fluctuates more as compared to the price of the short-term bonds because you may have a long-term bond with fixed coupon rate but the market interest rate is fluctuating in between the years. We just did the same thing. इसके बाद हमारे पास बॉन्ड पोर्टफोलियो थ्योरी आ जाती है। Changes in market macro interest rates have two major impacts on the portfolios. Collection of bond investment. What is a portfolio? Portfolio is a collection of bond investments.
पोर्टफोलियो थ्योरी भी हम देखेंगे बाद में। पोर्टफोलियो होता क्या, पोर्टफोलियो देखिए, अगर हमारे पास कुछ पैसे पड़े हैं तो हम कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कुछ कंपनीज के बॉन्ड्स बाय कर सकते हैं, स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बाय हो सकती हैं, कुछ रियल एसेट्स बाय हो सकते हैं। सो जब हम कुछ ये चीज़ें बाय कर सकते हैं तो द मेन थिंग इज़ कि आप अगर आप अपना सारा पैसा किसी एक एसेट में बाय कर सकते हैं या मुख्तलिफ एसेट बाय कर सकते हैं, राइट। अगर आप सिर्फ एक एसेट बाय कर लेते हैं, सारा पैसा उसमें लगा देते हैं, तो देन यू आर एट रिस्क। वो एक एसेट या तो अपनी वैल्यू बहुत इंक्रीज कर सकता है, उसकी वैल्यू डिक्रीज हो सकती है, लेकिन अगर आपने एक पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया हुआ है तो पोर्टफोलियो में ऐसा होगा कि जो डिफरेंट एसेट्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर रहे होते हैं। अगर मार्केट सिचुएशन, अगर हम रिसेशन में चले जाते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं रिसेशन में जिनकी डिमांड ज़्यादा होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी बूम में ज़्यादा होती है। सो अगर हमारे पास मुख्तलिफ एसेट्स हैं जो जिनके रिस्क इंडिपेंडेंट हैं, तो फिर ऐसा होगा कोई भी सिचुएशन, किसी भी ऐसी सिचुएशन में, किसी भी क्राइसिस में, किसी सिचुएशन में हम बहुत ज़्यादा पैसे लूज़ नहीं करेंगे, एंड वी विल गेट अ कॉन्स्टेंट स्टेबल रिटर्न वट एवर द मार्केट सिचुएशन इज़। सो इस बॉन्ड पोर्टफोलियो थ्योरी में हम देख रहे हैं चेंजेस इन मार्केट मैक्रो इंटरेस्ट रेट्स हैव टू मेजर इम्पैक्ट्स ऑन पोर्टफोलियो कलेक्शन ऑफ बॉन्ड्स ऑफ द बॉन्ड होल्डर। कि जब मार्केट इंटरेस्ट रेट होता है, चेंज होता है, तो उसके दो मेजर इम्पैक्ट होते हैं पोर्टफोलियोज पे, कलेक्शन ऑफ बॉन्ड्स पे। वन, इंटरेस्ट रेट रिस्क। इन दिस द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड पोर्टफोलियो ड्रॉप्स इफ द इंटरेस्ट रेट राइज। लेकिन पहला इंटरेस्ट रेट रिस्क है, इसमें अगर द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड पोर्टफोलियो ड्रॉप्स, अगर आपकी वैल्यू ड्रॉप होती है बॉन्ड पोर्टफोलियो की, इंटरेस्ट रेट, इफ द इंटरेस्ट रेट राइज। देखिए हमने पहले देखा है कि अगर इंटरेस्ट रेट राइज होगा तो आपकी बॉन्ड पोर्टफोलियो की वैल्यू कम होगी, बिकॉज हमने देखा कि वैल्यू करने की जो इक्वेशन होती है उसमें जो डिस्काउंट रेट है वो डिनोमिनेटर में आता है। अगर डिनोमिनेटर इंक्रीज होता है तो आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू ड्रॉप करेगी। सेकंड इज द री इन्वेस्टमेंट रिस्क। In this, the overall rate of return yield on the bond portfolio rises when the interest rate rise. The opportunity cost for the bondholder has changed. Right, हम दोबारा देख लेते हैं. In this, the overall rate of return yield on the bond portfolio rises when the interest rate rise. The opportunity cost for the bondholder has changed. इसको हम example से देखते हैं, आपको clear हो जाएगा. For example, somebody may have bought a short-term bond with a coupon rate of 15% for 1 year. एक बंदे ने एक इन्वेस्टमेंट, मतलब somebody just invested in a bond with a coupon rate of 15% for 1 year. 15% उसको रिटर्न मिल रहा है 1 साल के लिए. At maturity, there is a risk that bondholder may not find another investment that can yield as much as 15%. अब जब वो पैसा 1 साल के बाद उसको वापस मिल जाता है, उसकी प्रिंसिपल अमाउंट और साथ डिस्काउंट रेट वापस मिल जाता है, तो अब मसला ये है कि 1 साल बाद पैसा उसको वापस मिल गया, लेकिन हो सकता है कि 1 साल के बाद उसको 15% पे इन्वेस्ट करने की कोई और अपॉर्चुनिटी ना मिले. When old bonds mature, bondholders are forced to invest in bonds with lower coupon rates. It is higher for short-term bonds. लेकिन अगर आपने एक लॉन्ग टर्म बॉन्ड बाय किया हुआ है तो आपको पता है, अगर एक आपने 5 साल का लॉन्ग टर्म बॉन्ड बाय किया हो तो 15% आपको 5 साल के लिए मिलेगा, और उसके बाद आपका री इन्वेस्टमेंट रेट कम, रिस्क कम है, बिकॉज इन 5 सालों में तो कम से कम आपको री इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो अगर हम एक लॉन्ग टर्म, हमारे पास लॉन्ग टर्म बॉन्ड हमने बाय किया तो उसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन अगर हमने शॉर्ट टर्म बॉन्ड बाय किया तो उसमें री इन्वेस्टमेंट रिस्क ज़्यादा होता है कि अगर हमें एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है, लेकिन 1 साल के बाद हम उसको दोबारा, हो सकता है हमें वो अच्छी अपॉर्चुनिटी ना मिले इन्वेस्ट करने के लिए. इट इज़ हायर फॉर शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स ऑब्वियसली, जैसा कि मैंने आपको बताया. द टू इफेक्ट्स कैंसिल ईच अदर आउट. When market interest rate rise, bond price drops, interest rate risk goes up. जब interest rate increase करते हैं तो bond price drops, interest rate risk goes up, but overall returns on the future reinvestment in the bonds go up. That is reinvestment risk goes down. So ये दोनों जो effects हैं ये opposite direction में काम कर रहे होते हैं, opposite direction में काम कर रहे होते हैं, and they cancel each other off. Short life bond that is 1 year have less interest rate risk than long term bonds 10 years, but the short term life bonds have more reinvestment risk. So वही चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि जो short life bonds हैं, that is 1 साल के या उससे कम के, have less interest rate risk. उसमें interest rate risk हमारे पास कम है, हमें जो interest rate मिला है वो हमें मिल जाएगा और उसमें कोई इतने ज़्यादा हमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगे. Then the long term bonds 10 years में इंटरेस्ट रेट रिस्क ज़्यादा है, बट शॉर्ट टर्म लाइफ
शॉर्ट लाइफ बॉन्ड्स आर मोर री इन्वेस्टमेंट रिस्क। शॉर्ट लाइफ बॉन्ड्स में री इन्वेस्टमेंट रिस्क ज़्यादा है कि जब हमारा पैसा एक दफ़ा क्लियर हो जाएगा तो हम उसको दोबारा हमें शायद उतनी सी अपॉर्चुनिटी ना मिले जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकें। बॉन्ड वैल्यूएशन कैफे केस स्टडी एग्जाम्पल। सो अब हम इसकी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू डू नॉट हैव इनफ मनी टू स्टार्ट योर बिजनेस, सो यू अप्रोच अ बैंक। Obviously, you do not have enough money to start a business. आप बैंक के पास जाते हैं to get a bank loan. The bank offers to lend you ₹100,000 and you sign a bond paper. बैंक आपको 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है and you have to sign a bond paper. The bank asks you to issue a bond in their favor on the following terms required by the bank. So bank requires you to sign in their favor on the following terms and conditions. तो अब हम टर्म्स एंड कंडीशंस जो हम देख लेते हैं, जो हमने पहले लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। देयर आर सम लीगल थिंग्स एंड देयर आर सम नंबर्स व्हिच यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट बिफोर यू स्टार्ट। सो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दे। बॉन्ड वैल्यूएशन कैफे केस स्टडी। पार वैल्यू इज इक्वल टू ₹100,000, दैट इज लोन प्रिंसिपल अमाउंट। जो लोन की प्रिंसिपल अमाउंट है दैट इज इक्वल टू ₹100,000। जैसा इसलिए कि आपको 1 लाख रुपए का लोन मिल रहा है। मेच्योरिटी इज़ 2 years, सो ये जो लोन होगा इसकी मेच्योरिटी 2 साल के बाद होगी। और इसमें इसका मतलब है कि पहले साल आपको कूपन में पेमेंट मिलेगी और सेकेंड ईयर आपको कूपन पेमेंट पहले साल आपको कूपन पेमेंट करनी पड़ेगी एंड सेकेंड ईयर आप कूपन पेमेंट करेंगे और आप जो आपकी जो पार वैल्यू है आपने वो भी वापस करनी है। आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू of this business owner who from the point of view of the person who wants to start a business. Coupon rate is equal to 15% markup paid at the end of each year. So coupon rate is equal to 15% markup paid at the end of each year. कूपन रेट क्या है जो 15 बैंक ने आपको ऑफर किया 15% इंटरेस्ट रेट जो आपको हर साल के एंड में पे करना पड़ेगा। पहले साल के एंड में आपको एक पेमेंट करनी पड़ेगी जो आपकी पार वैल्यू मल्टीप्लाई बाय योर कूपन रेट होगी, फिर 100,000 मल्टीप्लाई बाय 15%। 100,000 का 15% इज इक्वल टू 15,000 और ये आप पहले साल एक पेमेंट करेंगे, एक सेकेंड साल पेमेंट करेंगे और सेकेंड ईयर आप पेमेंट करेंगे बैंक को और लास्टली आपने जो 100,000 शुरू में आपको मिले वो अपने सेकेंड ईयर में वो भी रिटर्न करने हैं। अच्छा, सो अब सिक्योरिटी प्राइस है। देखिए सिक्योरिटी इज इक्वल टू प्रॉपर्टी डीड फॉर द कैंटीन स्पेस। अब ऑब्वियसली जो आपने कैंटीन स्पेस है वो जो आप एक्वायर करें जो भी आपके पास है, प्रॉपर्टी डीड आपने जो प्रॉपर्टी डीड और जो कैंटीन स्पेस है आपने सिक्योरिटी बैंक के पास रखनी है। सो कोलैटरल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप जरा दोबारा से काफ़ी क्लियरली दोबारा आ गया कि अब बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको पैसे देने में बिकॉज दे हैव अ सिक्योरिटी डीड। उनके पास वो सिक्योरिटी डीड पड़ी हुई है जिस जो आपसे अगर आप ये लोन डिफॉल्ट करते हैं, इंटरेस्ट रेट पेमेंट नहीं कर सकते तो बैंक कैन ईजीली सेल दैट पीस ऑफ लैंड जहाँ पे भी अपनी सिक्योरिटी आपके जो कैंटीन के जो भी प्रेमिसेस होंगी वो सेल करके अपने पैसे पूरे कर सकते हैं। तो सिक्योरिटी इज फॉर द बिजनेस लेंडर्स। लेंडर्स की उसके लिए होती है कि लेंडर्स को इस पे काफ़ी एतबार हो जाता है कि आप वो ट्रस्ट करना उन्हें ट्रस्ट हो जाता है कि हमारा जो पैसा है वो ज़ाया नहीं होगा और ये इन केस ये बिजनेस डिफॉल्ट भी होता है हमारा पैसा वापस मिल जाएगा। अगर सिक्योरिटी नहीं, हम डिबेंचर्स की बात करते हैं, उसमें सिक्योरिटी अगर नहीं ऑफर करे तो अगर सिक्योरिटी ऑफर नहीं करते तो फिर क्या होगा, तो फिर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिस्की हो जाती है। इन केस अगर बिजनेस फेल हो जाता है तो फिर बैंक के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता जिससे, या बॉन्ड होल्डर के पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं होता कि जिसके थ्रू वो अपने पैसे रिकूप कर सके। सो इसलिए वो क्या करेंगे, इसलिए वो करेंगे जो कूपन रेट जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो काफ़ी हाई है, वो 25% या 30% भी ऑफर कर सकते हैं बिकॉज वो इतना हाई इंटरेस्ट रेट इसलिए ऑफर कर रहे हैं कि उनको सिक्योरिटी नहीं है कि उनका पैसा वापस मिलेगा कि नहीं। सो दे आर टेकिंग मोर रिस्क। अगर मोर रिस्क एंड यू नो द मोर द रिस्क द मोर द रिटर्न, and that's why the coupon rate will be a lot different for debentures as compared to bond जो जिसकी हमारे पास सिक्योरिटी पड़ी हो, प्रॉपर्टी डीड या ऐसी कोई चीज़। Note, this is a simplified case where we are treating a short-term bank loan like a bond.
बेसिकली दिस इज अ सिंप्लीफाइड केस. अगले लेक्चर में हम देखेंगे एक्चुअल बॉन्ड्स देख के, उसमें हम हर चीज़ देखेंगे ना. हियर आई जस्ट वांटेड टू स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी सिंपल थिंग. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने पहले भी जो डिस्काउंटिंग और कैपिटल बजटिंग उसमें सारी चीज़ें देखी, उसमें भी वी स्टार्टेड फ्रॉम वेरी सिंपल मॉडल्स एंड ग्रेजुअली वी इंट्रोड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी इन दैम फॉर योर ओन कन्वीनियंस, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. एंड इन दिस केस वी आर डूइंग द सेम. हम एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल, एक लोन की एग्जांपल को एज अ बॉन्ड देख रहे हैं ताकि हमें कुछ डायनामिक्स एक दफ़ा समझ आ जाए. जब वो क्लियर हो जाएंगे तो आगे जाके हम मोर कम्प्लेक्स केसेस जिसमें बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी वो हम देख लेंगे. बॉन्ड वैल्यूएशन, कैफे केस स्टडी. फॉर द बैंक, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग इन ए बॉन्ड विद यू. अब बैंक के लिए जो वो इन्वेस्ट कर रहा है बॉन्ड में, वो क्या वैल्यू क्या. सो बैंक इन्वेस्ट कर रहा है एक, ऑब्वियसली बैंक इज गिविंग यू मनी, तो अब वो ये देखिएगा कि जो आपको पैसे दे रहा है इज इट वर्थ इट और नॉट. तो बैंक अपना जो पहले कैलकुलेशंस करेगा वैसे करेगा. कैश फ्लो क्या, बैंक का जो फ्यूचर में ऑब्वियसली दिस इज योर लाइबिलिटी बिकॉज आप इसको इशू करें, आपको पैसे मिलने वाले. बैंक एक एसेट है. अब बैंक एक एसेट है तो उसकी वैल्यू क्या है, बैंक इसको वैल्यू कैसे करेगा. लेट्स सी, इट डिपेंड्स ऑन द कैश फ्लो ऑफ द बिजनेसेस. कितनी कैश फ्लोज इन्हें मिलनी है, किस पॉइंट पे मिलनी है, अब उसके मुताबिक हम कैश फ्लो फाइंड करने की कोशिश करते हैं. अब क्या, सी एफ इज इक्वल टू कैश फ्लो इज इक्वल टू कूपन रेट. कूपन रेट मैंने आपको बताया था इन आवर केस इज 15%. जैसे हम पीछे देख लेते हैं, कूपन रेट इज 15% मार्कअप पेड एट द एंड ऑफ ईच ईयर. उसके अलावा हम देखते हैं मल्टीप्लाई बाय पार वैल्यू. जो भी पार वैल्यू है, पार वैल्यू हमने देखा था ₹100,000, दैट इज द लोन प्रिंसिपल अमाउंट. ये लोन की वो प्रिंसिपल अमाउंट है जो बैंक ने बिजनेस को इशू की है, और इस प्रिंसिपल अमाउंट को हम पार वैल्यू या फेस वैल्यू कहते हैं, और इसके ऊपर हम कूपन रेट को से इसको मल्टीप्लाई करके पेमेंट्स करते हैं. एंड हमने देखा है इन आवर केस द कूपन रेट इज 15%. सो जो हमारी कूपन पेमेंट आएगी दैट वुड बी इक्वल टू कूपन वैल्यू कैश फ्लो सी एफ इज इक्वल टू 15% मल्टीप्लाई बाय 100,000. एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था इट इज इक्वल टू ₹15,000 पर एनम राइट. यहाँ पे हम इसको पर एनम देख रहे हैं. ये मंथली कंपाउंडिंग और बाकी सब चीज़ें भी हो सकती हैं, और वो भी हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे. द बैंक विल रिसीव ₹15,000 इन इंटरेस्ट every year for 2 years from you because you have agreed to pay 15% markup. So हम अगर यहाँ पे देखें तो maturity is equal to 2 years, right? Maturity is equal to 2 years, and so that means that the bank will receive 15,000 in interest every year for 2 years from you. बैंक को आपसे 15,000 रुपये मिलेगा हर साल 2 साल के लिए, बिकॉज आपने एग्री किया है टू पे 15% मार्कअप रेट, कि आप 15% मार्कअप रेट पे करेंगे. Assume the bank required rate of return RD is equal to 10%. जो बैंक का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है. ऑब्वियसली बैंक के पास इसके अलावा और भी इन्वेस्टमेंट्स हैं. ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 2 तरीकों से आ सकता है, 2-3 तरीकों से आ सकता है जो हमने पहले डिस्कस किए हुए. एक तो ये कि बैंक के पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इस इन्वेस्टमेंट की. अपॉर्चुनिटी, एक और अपॉर्चुनिटी जिसमें इन्वेस्ट करके वो 10% बना सकता है, या फिर बैंक की जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो बैंक का इक्विटी और डेट की फाइनेंसिंग है, दैट इज इक्वल टू 10%. सो बैंक 10% से नीचे कहीं लोन नहीं देगा. इट वुड नेवर गिव अ लोन बिलो 10%, और इन दिस केस बैंक 15% मार्कअप पे लोन दे रहा है. Assume that the bank's required return is 10% per annum. The bank's opportunity cost is 10% because it can earn this much by investing risk-free in T-bills. So इसके अलावा बैंक के पास में, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैंक के पास इसके अलावा अपॉर्चुनिटी है कि वो 10% जो ये जो पैसा के पास 1 लाख रुपया, ये जो 1 लाख रुपया बैंक ने आपको दिया है, ये वाला पैसा बैंक इससे ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ बाय कर सकता था. ट्रेजरी सिक्योरिटीज़ बाय कर लेता अगर गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ टी बिल्स 1 साल के लिए, तो उसके ऊपर उसको 10% मिल जाता. तो ऑब्वियसली बैंक रिक्वायर्स मोर देन 10%. इन दिस केस इट इज आस्किंग फॉर 15%. अब ट्रेजरी सिक्योरिटीज रिस्क फ्री से मुराद है कि वो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज एंड गवर्नमेंट नेवर डिफॉल्ट्स, दो देयर इज अ डिफॉल्ट परसेंटेज फॉर गवर्नमेंट्स. पाकिस्तान की गवर्नमेंट की डिफॉल्ट परसेंटेज है, डिफॉल्ट रेशियो है, वो आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के में जो भी एनालिसिस है उसमें इतने परसेंटेज पॉइंट ऐड किए जाएं, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट के फाइनेंसेस शायद इतने अच्छे नहीं. तो यू कैन सी द government credit rating on from the websites of
मूडीज, स्टैंडर्ड पोर्स और फिच से आपको मिल जाएंगी सब डिटेल्स। और और अगर हम बात करते हैं इन दिस केस, और अगर हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ऐड किया तो गवर्नमेंट इज़ ह्यूज, और गवर्नमेंट के पास बहुत सारे इनकम रिसोर्सेज हैं, दैट्स वाई उसकी डिफ़ॉल्ट परसेंटेज हम ऑलमोस्ट ज़ीरो लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हमारा डिफ़ॉल्ट हो जाता है, ये वाला लोन डिफ़ॉल्ट करता है, तो हमारे पास प्रॉपर्टी डीड पड़ी हुई है कैंटीन की, हम उस कैंटीन स्पेस को सेल करके अपने पैसे पूरे कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ भी कुछ मसाइल हो सकते हैं, आपने प्रॉपर्टी सेल करनी है, उसकी पता नहीं वैल्यू, आपने उसको वैल्यूएट तो किया लेकिन फ्यूचर में हो सकता है उसकी वैल्यू में कुछ फ़र्क आए, ऐसी चीज़ें हो। सो देयर इज़ सम रिस्क, इट इज़ नॉट दैट इट इज़ कम्प्लीटली रिस्क फ्री। Right, so moving forward we see now compute the present value or fair price of the bond। अब हम बॉन्ड की फेयर वैल्यू फाइंड करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू का जो फार्मूला मैंने आपको बताया उसी से फाइंड होगी। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 15,000 इज दिस कूपन रेट, राइट। सो ये वाला 15,000 सबसे पहले हमने देखा कि जो इसका मेच्योरिटी पीरियड है इट्स 2 years। सो पहले साल जो हमें पेमेंट मिल रही है दैट इज़ 15,000, और उसको हम डिस्काउंट कर रहे हैं डिवाइडेड बाय 1.1 10% पे। हम 10% पे हमने देखा था कि द बैंक्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 10%, दैट्स वाई द बैंक्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, लीस्ट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। दिस हैज़ टू बी ए गुड इन्वेस्टमेंट बिकॉज जो हमें मार्कअप मिल रहा है इट इज़ 15%, और जो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है इट इज़ इक्वल टू 10%। बट वी विल सी कि हाउ मच एग्जैक्टली कितनी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, हम ये एग्जैक्टली हम नंबर्स में देख लेंगे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करके। नाउ कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू, राइट। सो 15,000 डिवाइड बाय 1.1, अब एक साल के बाद हमें मिल रही है तो इट इज़ रेज़ टू पावर 1, लेकिन रेज़ टू पावर 1 से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम नॉर्मली एक साल के बाद जो पेमेंट होती है इसमें उसको हम पावर इंक्रीज़ करके नहीं देखते। सेकेंड चीज़, जब हम देखते हैं तो हमारी मेच्योरिटी 2 years है, तो सेकेंड जब अगला साल आ जाता है, अगले साल हमें उसी तरह से जो कूपन है वो हमें दोबारा मिलेगा। 15,000 पर एनम था, इसलिए सेकेंड ईयर भी हमें ये वाला कूपन मिल जाएगा। 15,000 डिवाइडेड बाय 1.1 इट इज़ रेज़ टू पावर 2। इसकी जब हम पावर 2 करते हैं बिकॉज दिस पेमेंट वी आर गेटिंग इन द सेकेंड ईयर, इसलिए हम इसको डिस्काउंट इंटरेस्ट रेट की पावर को रेज़ टू पावर 2 करेंगे। प्लस 100,000, अब ये 100,000 कौन सा 100,000, मैंने आपको बताया था कि अब देखिए 2 years आपकी मेच्योरिटी है, पहले साल आपको 15% कूपन रेट मिल गया, सेकंड साल आपको कूपन रेट मिल गया। अब सेकंड साल के बाद आपका आपकी ये सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होता है, तो आपको जितने पावर वैल्यू थी ये भी वापस करनी है। तो ये सेकेंड ईयर के एंड में ये पावर वैल्यू भी हमने वापस करनी है, लेकिन और ये सेकेंड ईयर के एंड में वापस हो रही है, इसलिए हम इसको अगर आज वापस ला के देखना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं आज के 100,000 से, तो फिर हमें देखना पड़ेगा कि हमें इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा 2 साल के ऊपर। सो ऐसे ही हमने किया 100,000 डिवाइड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 2। सो जो पहला नंबर हमारे पास आया दैट इज़ 13,636, 15,000 डिवाइड बाय 1.1 पे। उसके बाद जो हमारा जो सेकेंड ईयर डिस्काउंटिंग करके हमारे पास जो सेकेंड ईयर कूपन की प्रेजेंट वैल्यू आई वो 15,000 डिवाइड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 2 इट इज़ इक्वल टू 12,397। और फाइनली जो अब देखें पहले साल जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा है बिकॉज जो आपका इंटरेस्ट रेट का फैक्टर 1 है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का फैक्टर जब 2 होता है तो ऑब्वियसली आपकी जो डिनोमिनेटर में वैल्यू वो बढ़ रही है। जब डिनोमिनेटर वैल्यू बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आपका जो नोमिनेटर है वो कम होगा। सो 12,397 और 100,000 को जब हम डिस्काउंट करते हैं 2 साल पे तो हमारे पास 82,645 आ जाता है। सो जो ओवरऑल हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आती है इट इज़ इक्वल टू 108,678 इज इक्वल टू, ये इसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की है, नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड नहीं की। नेट प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट देखें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट व्हाट इज इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज 100,000। अब 100,000 माइनस हम इसमें से कर दें तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू 8,678, राइट। सो व्हाट इट इज टेलिंग अस, हमें ये पता चल रहा है कि दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर द बैंक। बैंक का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से हमें ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, इट इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर द बैंक। बैंक शुड गो ऑन एंड इन्वेस्ट इन दिस और ये इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए बैंक को, और बैंक को ये लोन दे देना चाहिए इनको इस बिज़नेस को, क्योंकि बैंक को इस लोन देने में फ़ायदा है। So, what is the value of this financing deal to the bank?
सो इस वैल्यू की फाइनेंसिंग डील की बैंक को सॉरी द वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फाइनेंसिंग, इस फाइनेंसिंग डील की बैंक के लिए क्या वैल्यू, लेंडिंग दैट इज नेगेटिव ₹1,000 to you today at 15% markup for 2 years is worth positive 108,678 to the bank today. That is a net gain in the value of the bank. So obviously अगर बैंक इसमें ये वाला लोन देगा तो this is a net positive net present value प्रोजेक्ट, तो इससे बैंक की इससे जो बैंक के शेयर होल्डर्स होंगे उनकी वैल्यू मैक्सिमाइज होगी. बट इफ if some other bank offers to pay ₹110,000 to this bank to buy this deal from them, then this bank should sell. अब देखें, अब अगर कोई और बैंक आता है और वो आप बैंक को ऑफर करता है, some other bank offers the bank to pay ₹110,000, अगर वो 1,10,000 बैंक को आज पे करता है ये डील बाय करने के लिए, तो बैंक को ये डील बाय कर लेनी चाहिए. बिकॉज अगर बैंक 2 साल के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट करता है तो ओवरऑल जो उनको फ़ायदा हो रहा होता है वो इट इज़ 8,678. और अगर आज कोई आके बैंक से कहता है कि वे आर गोइंग टू गिव यू 1,10,000 रुपीज़, आपने लोन दे दिया लेकिन आपके पास एक बंदा आता है और वो कहता है कि हम ये कूपन पेमेंट सब चीज़ें ले लेंगे, आप हमें डील सेल कर दें, और वो अगर हम डील वो हमें ऑफर करता है 1,10,000, तो it makes sense for the bank to sell that deal because you are getting more money for that deal today. So the bank should sell the deal. So that's it for today. आज हमने देखा how to bond valuation theories हमने कुछ देखी. हम theories पे उतना टाइम लगा नहीं सके जितना इसलिए because we have limited time here. अगर आप theories की details देखना चाहते हैं तो you can go to the textbook and you can find out about the various theories in details. उसके अलावा हमने bond valuation को हमने start किया. हमने देखा कि bond value कैसे होता है, bond की different market value क्या होती है, intrinsic value क्या होती है, par value क्या होती है, और उसके अलावा बॉन्ड वैल्यूएशन कैसे होती है. इसमें मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड वैल्यूएशन इज़ वेरी सिमिलर टू प्रेजेंट वैल्यूज़, कैपिटल बजटिंग कॉन्सेप्ट्स व्हाट वी हैव बीन डूइंग. फिर फाइनली हमने एक एग्जांपल देख के उसमें देखा कि जो भी बॉन्ड होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट इज़ द कूपन पेमेंट्स. कूपन पेमेंट्स वो होती हैं जो पेमेंट्स आपको हर साल मिलती हैं. ये अगर एक कंपनी ने बॉन्ड एक बैंक ने, जिस हमने इस एग्जाम्पल देखा, बैंक ने एक बॉन्ड बाय किया. अब बॉन्ड जब बाय किया तो जिस कंपनी ने बॉन्ड इशू किया उसको पेमेंट मिल जाएगी, लोन मिल जाएगा, और जिनने बॉन्ड बाय किया है उनका वो एसेट हो जाएगा. और उस एसेट को वैल्यू कैसे करेंगे, अब उस एसेट से उनको मिलेगा क्या, उस एसेट से उनको कूपन पेमेंट्स मिलेंगी और उनको फाइनली उनकी प्रिंसिपल पेमेंट वापस मिल जाएगी एट द मैच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड. सो कूपन पेमेंट्स क्या होंगी, हम जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड करेंगे. हमने जो लास्ट एग्जांपल देखी है इस केस में हमने इंटरेस्ट रेट 15% डिसाइड किया, कूपन रेट फॉर 2 years, और जो हमारी पार वैल्यू थी दैट वाज 100,000. सो जो पहले साल का इंटरेस्ट रेट बना दैट वाज इक्वल टू 100,000 मल्टीप्लाई बाय 15% रेट इज इक्वल टू 15,000. और सेकेंड ईयर का जो हमारा कूपन था वो दैट इज एक्जैक्टली द सेम 15,000. और सेकेंड ईयर में जो 100,000 बैंक ने बिजनेस को इन्वेस्टमेंट के लिए दिया था वो बिजनेस ने बैंक को वापस कर दिया. सो जब हमारे पास ये पेमेंट्स आ गई तो अब हमने अगर इनको कंपेयर करना है, देखना है कि इज इट अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर द बैंक और नॉट. तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द बैंक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, और उस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे हम बैंक की जो कैश फ्लोज आएंगे इनको डिस्काउंट करेंगे. तो पहले साल जो कैश फ्लो आएगी इसको हम 10% पे, बैंक का रिक्वायर्ड रिटर्न 10% है, इसलिए पहले साल की जो कैश फ्लो है उसको हम 10% पे डिस्काउंट करेंगे. और सेकेंड ईयर की जो कैश फ्लो है उसको हम 10% पे डिस्काउंट करेंगे, लेकिन उसकी जो पावर होगी वो 2 होगी बिकॉज वो 2 साल की हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं. सो और सेकेंड ईयर में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको वो जो पैसा आपने शुरू में दिया था बिजनेस को वो भी आपको वापस मिल जाता है. जब आपको वापस मिलता है तो आप उसको भी डिस्काउंट करके देखते हैं कि उसकी टुडे वैल्यू क्या है. सो अगर ये प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आपकी जो इन्वेस्टमेंट ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 100,000 है उससे ज़्यादा आती है देन इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट. अगर उससे कम आती है देन इट्स नॉट अ गुड इन्वेस्टमेंट. सो दैट्स हाउ वी started bond valuation in theory. So we will continue with the bonds in the next lecture, जिसमें हम bonds की yield to maturity और इस तरह की फाइनल चीज़ें देखेंगे. एंड उसके बाद हम equities एंड उस तरह की चीज़ों में स्टार्ट कर लेंगे. और कैपिटल मार्केट्स का ये सेक्शन जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है ये अभी कंटिन्यू रहेगा और उसमें हम देखते हैं आगे क्या होता है. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. सी यू सून.